हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी मॉलिक्यूल को कैसे बनाते हैं। छोटा सा पार्ट है, मीथेन मॉलिक्यूल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन molecule using valence bond theory. Using valence bond theory. Formation of methane molecule using valence bond theory. देखिए कैसे, मान लो जैसे मीथेन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4 1s2 2s2 एंड 2p4 हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें यही वाला आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। 6 है, सॉरी 2p2, यही आपको बॉन्डिंग में आपको पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? ग्राउंड स्टेट मतलब जो है वही। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में होने चाहिए, तो उसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p 1 है और एक आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर भी है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मीथेन में कार्बन है सेंट्रल एटम और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, 1 बॉन्ड विद ईच हाइड्रोजन एटम। अब हमें एक चीज देखिए, ये चारों बॉन्ड आपको देखने में तो एक जैसा लगेगा। ठीक है, यानी कि हर कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और ऐसा कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होना चाहिए। देखते हैं, कार्बन के पास अभी 4 ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन इन चारों ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन will be used here. 1 electron with 1 orbital with 1 electron will be used here. Similar is the case here. Similar is the case here. तो इस तरह से इस बॉन्डिंग को नहीं कराया जा सकता है, तो हम करते क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। ठीक है, और इसको लिखा जाता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखा जाता है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 और ये यहां है 4, ये आपको हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अब इसके पास कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं एंड ईच वैलेंस ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट, और इसीलिए एक ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। ये 2s है, इनमें से किसी को 2px ले लीजिए, किसी को 2py ले लीजिए और किसी को भी 2pz ले लीजिए। अब देखते हैं कि इसका बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए कार्बन एटम ले लिया जाए। ये आपका कार्बन एटम ले लिया। ठीक है,
इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक अलोंग दी एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर आते हुए जेड एक्सिस पी एक्स है, बना दी। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम आकर के, ठीक है, कार्बन का एक 2px ऑर्बिटल रहेगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग देखिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कार्बन का एक 2p ऑर्बिटल रहेगा और हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल रहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको रहेगा। इसके बाद आप 2pz देख लीजिए। ठीक है, 2pz, तो 2pz को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर्स बनाता हूँ। ये अंदर बाहर आते हुए ये आपको 2pz ऑर्बिटल, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है, अलोंग दी जेड एक्सिस है, अलोंग दी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अगला एक ऑर्बिटल, इन तीनों को आपने यूज कर लिया। अगला एक ऑर्बिटल जो आपका ये आता है वो क्या है, स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल। ये आपको स्फेरिकल, ठीक है, जब एस ऑर्बिटल रहेगा तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। क्या ये डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तो इसका जब हाइड्रोजन के साथ अगला बॉन्ड बनेगा तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये स्फेरिकल है और इसीलिए इसका जब बॉन्ड बनेगा एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, इस कार्बन एटम का जब हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टेन, डायरेक्शन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टेन। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करिए एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। यहां पर आप जब देखने आते हैं तो आपने खुद देखा कि ये px है, ये py है और ये pz है, यानी कि ये तीनों है, ये तीनों ऑर्बिटल्स आपको अलोंग दी एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है ना, इस तरह से अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस एंड अलोंग दी z एक्सिस आपको डायरेक्टेड है। हाइड्रोजन एटम यहाँ है, हाइड्रोजन एटम यहाँ है, हाइड्रोजन एटम यहाँ है, और फोर्थ बॉन्ड जो बना वो स्फेरिकल है, इसलिए उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहाँ आपको हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा ये आपको अनसर्टेन है। ठीक है, चलिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। यहाँ से एक दो तीन बात हमें पता चला। पहली बात ये कि 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3, ये एक जैसे है, और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो दूसरे तरह का है, इनसे डिफरेंट है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात यहाँ देखिए, इन तीनों के बीच का जो एंगल है, बाउंड के बीच का एंगल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री है, और फोर्थ बॉन्ड के साथ जो एंगल है वो अनसर्टेन है, वो पता ही नहीं है कि कहाँ गया, तो ये भी हम अनसर्टेन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये कहता है, पहली बात कि all the carbon hydrogen bonds in methane are identical in all respects। ठीक है, सभी रेस्पेक्ट में सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आइडेंटिकल, ये पहला चीज। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या आ रहा था, डिफरेंट है, ये गलत है। दूसरा चीज, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो पता चलता है कि मीथेन मॉलिक्यूल में सारे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, जो दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। कोई भी दो बॉन्ड उठा लिए, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जबकि ये कहता है कि नहीं, यहाँ बॉन्ड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यह अनसर्टेन होता है। तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को
ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है और इसीलिए इसमें डिमेरिट है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया थ्योरी डेवलप किया गया जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और ये प्योरली हाइपोथेटिकल थ्योरी है। तो इस बात को लिख लिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल findings of structure of different molecules was not explained by using वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वो कैसे होता है वो मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिया। ठीक है, इन्हीं सबको एक्सप्लोर करने के लिए एक नया थ्योरी दिया गया जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो जो प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक नया थ्योरी हाइपोथेटिकल नेचर का बनाया गया। मतलब एज सच उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब तक हम उस मनगढ़ंत कहानी को बनाएंगे नहीं तब तक हम एक्सपेरिमेंट में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और इसी कारण से एक नए हाइपोथेटिकल थ्योरी को बनाया गया जो कंप्लीटली इमेजिनरी है, जो कंप्लीटली इमेजिनरी है। ठीक है, चलिए सीखते हैं इस थ्योरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। डेली लाइफ में हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में भी यूज होता है और भी जगह कहीं जगह यूज होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कैरेक्टर को मिक्स कर दिया जाता है तो जो नया तैयार होता है उसको हाइब्रिडाइज्ड करते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाइब्रिडाइज्ड करते हैं। तो एक बहुत बड़ा गेम है, एक बहुत बड़ा स्टोरी है हाइब्रिडाइजेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग का रूट है, जड़ है। समझ गए? और इसीलिए इसको आपको बढ़िया से एक एक फंडामेंटल को आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, चेस है, लूडो है या क्रिकेट है, कबड्डी है, किसी भी तरह का आप गेम खेलते हैं उस गेम्स के कुछ अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, जैसे लूडो में सांप वाला आप खेले होंगे, देखे होंगे कि जब आदमी चलते चलते सांप के मुंह पर आ जाता है तो वो कहा जाता है कि अब तुमको उसके पूंछ पे जाना होगा, मतलब सांप तुमको खा लिया, अब तुमको पूंछ पे जाना होगा। ठीक है, कबड्डी में अगर सांस आपको टूट जाए तो कहा जाता है कि वो मर गया, तो आप मर नहीं ना जाते हो। तो ये इसी तरह का चीज है। अच्छा, मान लीजिए कबड्डी में सांस आपको टूट गया, आपको कोई छू दिया और आप थ्योरी के अकॉर्डिंग कहेंगे कि आप मर गए, आप कहेंगे नहीं हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा रहेंगे, तो फिर गेम का मजा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी यही सब चीज को आपको ध्यान रखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन के जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, जो अजम्पशंस है, जो पोस्टुलेट्स है, जिनके बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन को बनाया गया है, कॉन्सेप्ट को ढाला गया है, उनको आप अगर बढ़िया से समझते हैं तब जाकर के हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में बढ़िया से आएगा। तो सबसे पहला चीज, हाइब्रिडाइजेशन आपको एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर को मिक्स कर दिया जाता है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर को मिक्स किया जाता है। इनके कैरेक्टर का मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इनके कैरेक्टर को जब हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो नया चीज आपको, नया ऑर्बिटल जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है उनको? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उनको कहा जाता है।
ठीक है, इस तरह से मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स स्पेशली फॉर द बॉन्डिंग पर्पस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग एओस कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को हम लोग एचओस कहेंगे। इसको आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे पहले आपको बेर तो आप खाते हो, बैर भी लोग खाते हैं, फल फ्रूट होता है। पहले बेर जो है छोटा छोटा साइज का आता था। अब इधर कुछ सालों से बाजार में जब देखिएगा तो बेर आपको इतना बड़ा बड़ा साइज का मिलेगा, मिलता है, आता है, आप नहीं खाए देखिएगा। तो जैसे लगेगा अमरूद की तरह उसको खा रहे हैं काट के। पहले दांत से काटते थे, छोटा छोटा मतलब तो दांत से काटते थे, अब अमरूद की तरह उसको चाकू से काटते हैं। ये कैसे बना? तो इसमें किया ये जाता है कि बेर का जो कुछ क्वालिटी होता है, डीएनए वगैरह जो समझ लीजिए, बेर का जो कुछ क्वालिटी होता है उसको मान लो अमरूद के क्वालिटी से मर्ज कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो नया चीज जो आपको बनता है वो दिखने में तो बेर जैसा रहेगा, स्वाद तो बेर जैसा रहेगा, लेकिन साइज उसका अमरूद का रहेगा। एक समझाने के लिए बस कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज मतलब होते हैं, ठीक है, और बॉन्डिंग में भी इस तरह की चीजें यूज किए जा रहे हैं। तो बॉन्डिंग करने के पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल से प्योर नेचर के इनके कैरेक्टर को मिक्स किया जाता है, ठीक है। जब इनके कैरेक्टर को मिक्स करते हैं इसका मतलब यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरह से खत्म हो गया, केवल उनके कैरेक्टर को हम मिक्स कर दिए। कैरेक्टर को मिक्स करने के बाद हम उनको नए ऑर्बिटल के कैरेक्टर में जनरेट कर लिए। नया ऑर्बिटल हमें जनरेट हुआ जिसका कैरेक्टर जो हम मिक्स किए थे उन्हीं से लिया गया, ठीक है। चलिए, सभी तरह के ऑर्बिटल्स आपको, सभी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो सकते हैं, वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फुल्ली फिल्ड हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन वाले भी हो सकते हैं, या हाफ फिल्ड, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले भी हो सकते हैं। इन तीनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे उतना ही नंबर में आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी जनरेट होगा। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन में आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किए हैं, ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी आपको 3 ही मिलेंगे। अगर आप 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किए हैं कैरेक्टर को, तो ये 5 खत्म हो जाएंगे और इनके जगह पर आपको 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब एनर्जी के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जो पोस्टुलेट करता है, एनर्जी के एस्पेक्ट में देखा जाए तो किसी भी जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है। तो किसी भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दीजिएगा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाने के पहले हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी या तो इक्वल या नियरली इक्वल। इक्वल कब होता है? जब आपको सेम सबसेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम सबसेल के ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके एनर्जी इक्वल होती है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है NS एंड Lp, तो Lp सबसेल के अंदर में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन NS को अगर Np ऑर्बिटल से के साथ मिलाना हो तो इससे तो इसका ज्यादा ही एनर्जी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों का एनर्जी आस-पास ही होता है। इसीलिए कहा गया कि हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे जिनका एनर्जी आपस में इक्वल हो, मतलब सेम सबसेल का हो या नियरली इक्वल हो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनका सेम हो, तो जाकर के आपको सेम सेल हो, सबसेल भले ही डिफरेंट हो, सेम सेल हो अगर, तो ऐसे केस में एनर्जी नियरली इक्वल होती है। कभी कभी ऐसा होगा, खास करके डी सबसेल के केस में, डी ऑर्बिटल के केस में, कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर s और p का n यूज होता है तो d का आपको n-1 d आपको यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम में यूनिटी कम है, मतलब यहाँ n है, यहाँ n-1 है। तो अगर d ऑर्बिटल की बात किया जाए तो d ऑर्बिटल के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू में यूनिटी डिफरेंस अलाउड है, क्योंकि इनका एनर्जी भी इन लोगों के आसपास ही लाई करता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एनर्जी पे ध्यान में हम कैसे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट केवल बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए किए गए हैं, और इसीलिए थ्योरी को डेवलप करने पर इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो बॉन्डिंग होगा यहाँ पे वो एक अच्छे ऑर्बिटल के साथ होगा ताकि मजबूत बॉन्ड बनाया जा सके। और इसीलिए एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ जब भी बॉन्डिंग होगा तो ये बॉन्ड आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपेरिजन टू दी bonding formed by using the pure atomic orbitals। एक और बात, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नेचर चाहे जो भी हो, लेकिन उसको डायग्रामेटिकली एक ही तरीके से दिखाया जाता है। All the hybridized orbitals are shown as given below। कैसे होता है? तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता है, एक आपको मेन लोब होता है, एक आपको रेसिडुअल लोब होता है। इसी तरह से किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दिखाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? मेन और बिगर लोब कहा जाता है। क्या यूज होता है? दिस इज यूज फॉर बॉन्डिंग, बॉन्ड वगैरह बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको रेसिडुअल लोब, ठीक है, और ये आपका एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का सीख गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं गाइडलाइन प्रिंसिपल्स। हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ हमें और गाइडलाइन प्रिंसिपल हमें सीखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल केवल दो काम के लिए होता है। एक, टू अकोमोडेट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा टू अकोमोडेट द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको, लेकिन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्डेड और एक होते हैं पाई बॉन्डेड। तो मैं आपको बता दूं सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, तो फिर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपको प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रखे जाते हैं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ रखा जाते हैं? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रखे जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी सेंट्रल एटम के पास आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अकेला एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बच जाए, जिसको पेयरिंग नहीं किया जा सकता या अकेला ही है कोई, तो ऐसे केस में इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग
प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रखते हैं, इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं रखा जाता। ठीक है, इस बात को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कोई गिवन स्पेसिस में सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। इसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये आपको सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, इस सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी को स्टेरिक नंबर कहते हैं। अगर कोई सेंट्रल एटम है और इसके पास एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो आपको नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। स्टेरिक मतलब क्राउडिंग, भीड़ होता है, नंबर को कहा जाता है। तो यहाँ पर कितने लोगों का भीड़ है? 3 लोगों का भीड़ है, इसलिए स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या है? सेंट्रल एटम के पास कितना बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितना पेयर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन सब के नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। इन स्टेरिक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है in order to predict the hybridization of central atom in a given species। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर मैं निकालना आपको 1-2 सिखा देता हूँ। कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लीजिए। तो बोरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। वैलेंस मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। हर फ्लोरीन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 3 × 7 कितना हो जाएगा? 3 + 21 यानी कि 24। अब ये जो 24 बचा है आया है, इसमें टर्मिनल एटम आपको जो भी है, ठीक है, उसके बाउंड्री में ऑक्टेट कंप्लीशन ये करेगा, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 8 से डिवाइड करने के बाद जो आता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक नंबर ड्यू टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? स्टेरिक नंबर ड्यू टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी से हमको आगे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल में जो बोरन है, जो सेंट्रल एटम है, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको जाएगा, वो इसी रास्ते से हमें निकालना आसान हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं एग्जांपल। जैसे एक सल्फेट आयन, ठीक है, पहले निकालिए आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सल्फर में 6 होता है और ऑक्सीजन में भी 6 होता है, तो 6 × 4 4 बार है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, ऐड कर दीजिए। 6 + 24 + 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इस 32 को यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 से डिवाइड करेगा। हर बार आपको शुरू में 8 से ही डिवाइड करना होगा, जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो 2 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, 4 32 0। ये आपको हो गया स्टेरिक नंबर ड्यू टू व्हाट? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखते हैं एग्जाम्पल। SF4 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो सल्फर का आपका हो जाएगा 6, फ्लोरीन का हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आप 8 से डिवाइड कीजिए,
32 रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब ये एटम को बता रहा है, ये देखिए एटम को बता रहा है। अब जो बच गया इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर दो से डिवाइड करना होगा। लोन पेयर कितना होगा उसके लिए, तो 2 1 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल। तो ये क्या है, स्टेरिक नंबर ड्यू टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, स्टेरिक नंबर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 and 1 5। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका इसके हिसाब से निकाल जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके हिसाब से निकाल जाएगा। अब इसको देखो, NO मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन के 5 होंगे और ऑक्सीजन के 6 होंगे। 5 और 6 कितने होते हैं, 11। 11 में आप डिवाइड करिए 8 से, 1 से कट जाएगा, 8 लिख दीजिए 3। जो रिमाइंडर आ जाए उसको लोन पेयर के लिए 2 से डिवाइड, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को बता रहा है, 1 कर दीजिए। ये किसको बताएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर को बताएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 1 बची है, ये किस चीज को बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन ये आपको बताता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इनको कहां रखा जाता है, दिस इज केप्ट इन कहां, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसीलिए नॉट काउंटेड इन स्टेरिक नंबर, और इसीलिए इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर में निकालने का यही तरीका है।